गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स जो अपकमिंग यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बच्चे हमने लास्ट ईयर का हमारा यूपीएससी एग्जाम देखा कि उसका प्रीलिम्स मिड ईयर में हुआ, जून मंथ में हुआ। तो अगले साल का 2023 का भी हमारा एग्जाम हम मिड ईयर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मई या जून मंथ तक वो भी हो जाएगा। तो हमारा जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है बच्चे, उसमें हमारे दो पेपर रहते हैं, जिसमें से एक पेपर जनरल स्टडीज पर बेस्ड रहेगा और दूसरा पूरा पेपर जो है वो आपका सी सेट का रहता है। तो आज के इस सेशन में बेसिकली हमने पूरा सी सेट का स्ट्रक्चर समझना है कि सी सेट में हमारे क्या क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं, और इन जनरल हमने जब सी सेट की बात कर लेनी है तो उसके बाद बहुत स्पेसिफिकली हमने अपना एक सब्जेक्ट मैथ्स और डीआई का जो रहता है उसके बारे में बहुत डिटेल से समझना है कि उसका क्या सिलेबस रहता है। पिछले 5-7 साल में यूपीएससी ने जो अपना ट्रेंड चेंज करना शुरू किया है, तो उस हिसाब से आज क्या ट्रेंड सेट हो चुका है कि किस सेगमेंट में से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस फॉर्मुलेट हो रहे हैं। तो आज के इस सेशन में बच्चे हमने ये सारा कुछ समझना है। तो जो हमारा सी सेट का एग्जाम रहेगा बच्चे, सी सेट जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि इंग्लिश रहती है, जिसमें आपका आरसीज होता है, ग्रामर और वोकैब पर बेस्ड आपका पूरा सेक्शन रहता है। उसके बिना आपकी लॉजिकल रीजनिंग रहती है, और तीसरा हमारा एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है मैथ्स और डीआई का। तो ये पूरा सी सेट का पेपर बच्चे आपका 80 क्वेश्चंस का रहता है, 80 क्वेश्चंस। लेकिन ये पूरा एग्जाम आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें से आपने सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। आपकी कट ऑफ जो बनेगी, मेरिट जो बनेगी, वो आपकी जनरल स्टडीज के पेपर में से बनती है। तो इन 80 क्वेश्चंस में से अगर हम अपने तीनों सब्जेक्ट्स की बात करें, इंग्लिश जिसमें आपका ग्रामर और वोकैब पर बेस्ड रहेगा सारा, लॉजिकल रीजनिंग, और तीसरा हमारा मैथ्स जिसे आप क्वांट्स भी पढ़ लेते हैं, कई बार क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी लिखा होता है। तो 80 के 80 क्वेश्चन इन तीनों में से रहेंगे। तो बच्चे उन 80 क्वेश्चंस में से अराउंड, अगर हम थोड़ा यूपीएससी का ट्रेंड नोट करें, तो उन 80 क्वेश्चंस में से अराउंड 28 से 30 क्वेश्चन आपके यूजुअली इंग्लिश में से रहते ही रहते हैं। बाकी जो 50 के करीब क्वेश्चंस बन गए वो आपके लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स के टोटल बनेंगे। तो उन 50 क्वेश्चंस में से अराउंड 30 प्लस कुछ क्वेश्चंस आपके मैथ्स के और कुछ 20 के करीब क्वेश्चंस आपके लॉजिकल रीजनिंग के रहते हैं। ये यूजुअली ट्रेंड रहता है, मतलब यूपीएससी का अगर पिछले कुछ 3-4 साल का ट्रेंड नोट करें तो कुछ वेटेज इसके हिसाब से रहेगी, जिसमें आपकी मैथ्स और डीआई की वेटेज काफी ज्यादा है। तो एप्टीट्यूड का ये जो पोर्शन है रीजनिंग और मैथ्स का, वो पूरे 80 में से अराउंड 50 से ज्यादा क्वेश्चंस का रहेगा। तो इंग्लिश आपका, मतलब इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए कि आपने पेपर क्वालिफाई कर लेना, लेकिन इंग्लिश आपका डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रहता। आपका डिसाइडिंग फैक्टर सारे का सारा रहेगा लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स का। मैथ्स जिसमें साथ में डीआई भी आ जाती है, डाटा इंटरप्रिटेशन भी आ जाता है। तो हम अभी इसका पूरा सिलेबस तो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बता रहा हूं कि अगर आपका डिसाइडिंग फैक्टर इसमें से रहेगा, तो जिन बच्चों का, मतलब जनरल स्टडीज का पेपर आपका अनडाउटेडली अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन जिन स्टूडेंट्स का मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन वीक रहेगा वो इसमें से क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आपने अगर प्रीलिम्स अपना क्लियर करना है, तो पेपर ये जो आपका सी सेट का एग्जाम रहेगा वो क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, और उसे क्वालिफाई करने के लिए आपका मैथ्स और डीआई का पोर्शन, साथ में रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश अनडाउटेडली ये भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन बच्चे आपका डिसाइडिंग फैक्टर मैथ्स और डीआई में से रहेगा। तो मैथ्स और डीआई के अगर हम सिलेबस की बात करें, तो बच्चे हमने स्कूल में सभी बच्चों ने मैथ्स पढ़ा है। आपकी ग्रेजुएशन की बैकग्राउंड जो मर्जी हो, आप अगर आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स भी रहे हैं, आप अगर मेडिकल या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स रहे हैं, नॉन मेडिकल वाले बच्चों ने आगे जाके मैथ्स पढ़ा होगा, बाकी बच्चों ने होपफुली मैथ्स आगे नहीं पढ़ा होगा। तो 10th तक हम उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों ने मैथ्स पढ़ा था। तो जो हमने 10th तक सारा मैथ्स पढ़ा था वो कम से कम हम यहां पे सारा ही कवर करते हैं। तो अभी मैं आपको जब सिलेबस बताऊंगा कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, आप सभी वो चैप्टर्स देखोगे फिर से जो आपने 10th तक देखे थे। तो अगर हम 1-2 चैप्टर्स की बात भी करें, तो हमने बच्चे स्कूल में मैथ्स में परसेंटेज बहुत ज्यादा पढ़ा है। तो यहां पे परसेंटेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है, प्रॉफिट लॉस पढ़ा है, आपने मेंसुरेशन पढ़ी है, टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा है। तो ये जो आपके चैप्टर्स है जो आप स्कूल में ऑलरेडी पढ़ के आए हो, ये सारे ही चैप्टर्स आपने यहां पे भी कवर करने हैं। लेकिन हम अगर किसी भी चैप्टर की बात कर लें बच्चे, किसी भी चैप्टर के किसी भी टाइप की बात कर ले, उस टाइप में से कोई भी क्वेश्चन डिजाइन हो जाए, ये हम सभी को मालूम है कि वहां कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आंसर निकालने के लिए वहां कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैथ्स और डीआई का सारा सिलेबस डिस्कस करने से पहले हमने उस सिलेबस में कौन कौन सी चीजें जिनको करना ही करना है, कौन कौन सी चीजें जिनको ऊपर ऊपर से भी कर लेंगे, वो सारा कुछ जब हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने कैलकुलेशन अपनी अच्छी करनी है।
तो जिन बच्चों को बेसिकली मैथ्स डरा भी रहा होता है तो वो बेसिकली मैथ्स में किस चीज से डर रहे हैं? अगर स्टेटमेंट में लिखा होगा द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹800, इसे समझने में किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, इसे भी समझने में किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट्स है, ये स्टेटमेंट्स तो स्टूडेंट्स को डरा ही नहीं रही है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स को डर कहां से लग रहा है? डर लग रहा है सारे का सारा कैलकुलेशन से। सो इसीलिए सारा सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा कैलकुलेशन के गो थ्रू होंगे। सारी हम कैलकुलेशन पे अपनी कमांड बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि उसके बाद जब एक एक करके हम सारा सिलेबस कवर करेंगे, एक एक करके सारे चैप्टर्स कवर करेंगे, तो उन चैप्टर्स के किसी भी क्वेश्चन में जो भी कैलकुलेशन होगी, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन सारी की सारी कैलकुलेशन पर बेस्ड होगी, तो वो हम कैलकुलेशन थोड़ी आसानी से कर पाए। तो इसलिए पहले हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन के बाद हमारा पूरा सिलेबस क्या रहने वाला है वो मैं एक एक चेक करके सारी सेगमेंट्स गिनवा देता हूं। तो सबसे पहले बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी सेगमेंट रहेगी नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम, अगर हम यूपीएससी का जो चेंजिंग ट्रेंड है उस ट्रेंड को भी नोट करें तो नंबर सिस्टम जिसमें आपका एलसीएम और एचसीएफ भी हो गया, डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से कभी कभी क्वेश्चन देखा जाता है, यूनिट डिजिट्स इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में एक एक क्वेश्चन कम से कम देखेंगे, एलसीएम एचसीएफ के 2 क्वेश्चन हम देखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल का एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हर बार देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन कभी नहीं आता, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में क्वेश्चन पूछा जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कभी देखा जाता है, रिमाइंडर थ्योरम में से कभी कभार एक आधा क्वेश्चन देखा जाता है, मिसलेनियस क्वेश्चंस 5 से 10 हो जाते हैं। तो ये जो पूरा नंबर सिस्टम का आपका सेगमेंट रहता है, नंबर सिस्टम में से आपके मतलब करीब करीब 15 क्वेश्चंस आप पिछले 3-4 साल का अगर देखें तो अपने पिछले साल के एग्जाम्स उठाएं, उसमें 15 से 20 क्वेश्चन कम से कम आप नंबर सिस्टम के देखोगे। मैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस की थोड़ी सी पहचान भी करवा दूंगा आपको, लेकिन ये मिसलेनियस पार्ट जो है, मिसलेनियस पार्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कई क्वेश्चंस आजकल के एग्जाम्स में 2022 का सी सेट उठा लीजिए आप, 2021 का सी सेट उठा लीजिए आप, 2020 का उठा लीजिए, तो बच्चे काफी क्वेश्चंस इस तरह के बन रहे हैं जो किसी एक स्पेसिफिक चैप्टर में फॉलो आउट नहीं होते। वो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस है जो नंबर्स पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए वो नंबर सिस्टम के मिसलेनियस क्वेश्चंस है। उनमें से कुछ सीधे कैलकुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, लेकिन मिसलेनियस क्वेश्चंस की वेटेज आजकल के एग्जाम्स में, आजकल के जो हमारे सीसेट एग्जाम्स हो रहे हैं, बच्चे सिर्फ यूपीएससी ही नहीं, जो स्टेट सिविल्स भी आजकल आप देख रहे हो, चाहे पंजाब का देख रहे हो, हरियाणा या हिमाचल का देख रहे हो, दिल्ली का देख रहे हो, जो स्टेट सिविल्स भी है उनमें भी नंबर सिस्टम की वेटेज काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो नंबर सिस्टम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है। नंबर सिस्टम के बाद हमारा बच्चे परसेंटेज और रेशियो अपने सबसे 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। दीज 2 चैप्टर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। एक तो अगर पिछले साल के एग्जाम्स हम उठाएं, उनमें इन दोनों चैप्टर्स की वेटेज देखें, कीपिंग इन माइंड द वेटेज ऑफ दीज 2 एग्जाम्स इन द पीवाईक्यूज, तो इन दोनों चैप्टर्स की वेटेज से ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। और सिर्फ वेटेज से ही नहीं, इसके बाद जो हमारा सारे का सारा सिलेबस रहने वाला है, अभी तो मैंने सिर्फ 2 ही चैप्टर्स के नाम लिए हैं जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, इसके बाद जो हमारा सारा सिलेबस रहने वाला है वो सारा ही सिलेबस इज बेस्ड ऑन द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन। तो हमारे जो परसेंटेज के फंक्शंस होंगे, हमारे जो रेशियो और प्रोपोर्शन के फंक्शंस होंगे, उन फंक्शंस पर बेस्ड हमारा आगे सारा सिलेबस खड़ा है। तो सारे सिलेबस का बेस ये 2 चैप्टर्स बन रहे हैं, और इसीलिए ये 2 चैप्टर्स क्या हैं, आपके सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिसमें से रेशियो का एक आधा क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखा जा रहा है, परसेंटेज के 4 से 5 क्वेश्चन आप हर एक चैप्टर में देख रहे हो। परसेंटेज के वो 4-5 क्वेश्चन जो किसी और चैप्टर की नहीं मैं बात कर रहा, कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपका परसेंटेज पर बेस्ड होता है, प्रॉफिट लॉस भी आपका परसेंटेज पर बेस्ड होता है। मैं उन चैप्टर्स की नहीं बात कर रहा, मैं बिल्कुल जो परसेंटेज के अपने क्वेश्चंस होंगे, परसेंटेज के अपने टाइप्स होते हैं, जिसमें से आपके फ्रेश फ्रूट ड्राई फ्रूट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसमें आपके परसेंटेज की फ्रैक्शंस वाला क्वेश्चन आ जाता है, परसेंटेज की फ्रैक्शन पर बेस्ड कैलकुलेशन का क्वेश्चन आ जाता है। वो क्वेश्चन आप हर एग्जाम में 3 से 5 देखते ही देखते हैं। इसके बाद आपका बच्चे सारा सिलेबस जो होगा वो परसेंटेज और रेशियो पर बेस्ड होगा, जिसमें से एजिस चैप्टर है, पार्टनरशिप चैप्टर है। पार्टनरशिप चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसमें से कभी कभार क्वेश्चन देखा गया, लेकिन कुछ एग्जाम्स में पार्टनरशिप में से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन एजेस में से हर बार एक क्वेश्चन देखा ही जाता है।
तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा भी दूंगा, आज के सेशन में भी मैं कोशिश करूंगा कि कुछ क्वेश्चंस दिखाऊं जो पिछले साल के एग्जाम्स में आए हैं। लेकिन एजेस में से यूजुअली एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एजेस बैंकिंग के एग्जाम्स में भी आता है, एजेस स्टेट के जो ग्रेड बी या ग्रेड सी एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आता है। लेकिन वहां एजेस का जिस तरह का क्वेश्चन फॉर्मुलेट होता है कि हम देखते भी आंसर कर देते हैं कई बार, या थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ता है लेकिन फिर भी आंसर इजीली निकल जाता है। यहां सिविल्स में, सी सेट में खासकर हमारा इतना इजीली आंसर आने वाला एजिस का क्वेश्चन नहीं बनता। तो एजिस के क्वेश्चंस की फॉर्मेशन किस तरह की होगी, किस तरह के क्वेश्चंस फॉर्मुलेट होते हैं, ये हम थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके बाद बच्चे हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। वेटेज की बात करें तो कभी कभार क्वेश्चन देखा गया, कभी कभार नहीं भी क्वेश्चन देखा गया। कई बार सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉमन क्वेश्चन देखा जाता है कि एक ही क्वेश्चन जिसमें सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को ही यूज करना है। यूजुअली आपका डिफरेंस बिटवीन सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन बन जाता है। जब एग्जाम में आपका इन दोनों चैप्टर्स में से क्वेश्चन एक ही आना हो तो यूजुअली डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है। नहीं तो अकेले सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड काफी बार क्वेश्चन देखा गया, कंपाउंड इंटरेस्ट में से कम क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में से एक क्वेश्चन हम हमेशा ही एक्सपेक्ट करते हैं कि आता ही आता है। इसके बाद बच्चे आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट सेम फैमिली, टाइम एंड वर्क की फैमिली। टाइम एंड वर्क और टाइम एंड वर्क के साथ, टाइम एंड वर्क में तो हम स्पेसिफिक पर्संस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं कि ए पर्सन किसी काम को इतने दिन में कर रहा है, बी पर्सन उसी काम को इतने दिन में कर रहा है। ए और बी स्पेसिफिक पर्संस हैं। और चेन रूल क्या हो जाता है, चेन रूल जिसमें आपके मेन और वीमेन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि 36 मेन किसी काम को 50 दिन में कर रहे हैं, 20 विमेन उसी काम को 60 डेज में कर रही हैं। तो मेन और विमेन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपका वैसे टाइम एंड वर्क का सब पार्ट बन जाता है, लेकिन अपने आप में अलग चैप्टर करेंगे हम पूरे का पूरा चेन रूल का। तो चेन रूल और टाइम एंड वर्क में से एक क्वेश्चन यूजुअली एक्सपेक्ट करते हैं। पाइप्स एंड सिस्टम भी चेन अपने टाइम एंड वर्क की ही फैमिली में से आ जाता है, लेकिन पाइप्स एंड सिस्टम का क्वेश्चन कम देखा गया है। तो सीसेट की अगर हम बात करें तो जितना अभी तक हमने सिलेबस डिस्कस किया है उसमें से नंबर सिस्टम तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम के मिसलेनियस क्वेश्चंस, स्टेटमेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस, कैलकुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस, एलसीएम एचसीएफ का एक एक क्वेश्चन देखा जाता है। तो ये तो आपका इंपॉर्टेंट है ही। उसके बाद परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो में से कभी एक क्वेश्चन, एजेस में से कभी एक क्वेश्चन, सिंपल कंपाउंड का क्वेश्चन एक साथ भी आ जाता है, सिंपल का अकेला क्वेश्चन भी देखा गया है। टाइम एंड वर्क या चेन रूल में से एक क्वेश्चन, यूजुअली चेन रूल में से, अदरवाइज टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चंस देखे गए, पाइप्स एंड सिस्टम से बहुत कम क्वेश्चन देखे गए। इसके बाद बच्चे आपका प्रॉफिट लॉस इंपॉर्टेंट है। कभी कभार क्वेश्चन देखा जाता है, कई बार नहीं भी देखा गया, लेकिन प्रॉफिट लॉस चैप्टर हम पूरा चैप्टर करेंगे। इस तरह से करेंगे कि जो आजकल सी सेट में हमारा मैथ्स और डीआई का डिस्कस कर रहे हैं हम, सी सेट का जो आजकल का डिफिकल्टी लेवल बन रहा है और जिस तरह से किसी भी चैप्टर में से रैंडमली कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका थोड़ा मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल कर देते हैं, तो प्रॉफिट लॉस में से कुछ भी पूछा जाए हम कम से कम उसे अच्छे से कर पाए, इसलिए हम थोड़ा प्रॉफिट लॉस को पूरा डिटेल में अच्छे से करेंगे। और प्रॉफिट लॉस इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर, ये वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर है। इसके बाद बच्चे आपका सिलेबस एवरेज चैप्टर है, मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर है। एवरेज का यूजुअली एक क्वेश्चन देखा ही जाता है, एक से ज्यादा भी हो जाते हैं, कई बार दो क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। एवरेज का एक क्वेश्चन देखा ही जाता है। मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन देखा कम ही जाता है, लेकिन 2022 का जो यूपीएससी सीसेट हुआ था, 2022 का एग्जाम हुआ था, उसमें मिक्सचर एलिगेशन में से, मिक्सचर वाले पार्ट में से क्वेश्चन आया हुआ था। एलिगेशन में से क्वेश्चन उससे पिछले साल बना था 2021 में, 2022 में मिक्सचर में से क्वेश्चन बना था। तो एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से भी यूजुअली देखते हैं, कई बार नहीं भी देखा गया लेकिन आजकल देख रहे हैं। इसके बाद बच्चे टाइम स्पीड डिस्टेंस, पूरी एक फैमिली जिसमें ट्रेन्स भी आ जाएगा, बोट्स एंड स्ट्रीम्स भी आ जाएगा। मैंने रेसेस नहीं लिखा, रेसेस भी आ जाता है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस भी आ जाता है। तो ये पूरा बच्चे आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस का फैमिली बन जाएगा, जिसमें से एक क्वेश्चन कम से कम देखोगे, एक से ज्यादा भी देखे जाते हैं। तो जो मैं आपको शुरू में बोल रहा था कि करीब 30 के अराउंड क्वेश्चंस, आप 30 प्लस ही हो जाते हैं, 30 के अराउंड क्वेश्चंस आप पूरे आउट ऑफ 80 मैथ्स और डीआई के देखते हो, तो उसमें किस चैप्टर में से, किस पोर्शन में से कितने क्वेश्चंस, वो यूजुअली इतने देखे ही जाते हैं। इसके बाद बच्चे आपका प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें, प्रोबेबिलिटी सभी ने स्कूल में पढ़ा हुआ है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम सभी स्कूल में पढ़ के आए हैं। प्रोबेबिलिटी में से बहुत कम क्वेश्चंस देखे गए यूपीएससी सीसेट में, प्रोबेबिलिटी में से कम क्वेश्चन, लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में से एक और कई बार दो क्वेश्चंस भी देखे गए हैं। हैंड शेक्स वाला क्वेश्चन बन जाता है,
बच्चों को सेलेक्ट करना है, उसका बर्थडे के लिए मैंने दोस्तों में से 10 में से 3 दोस्तों को बुलाने तक कितने वे से बुला सकता हूं मैं, वो सारे क्वेश्चंस 1 से 2 क्वेश्चंस यूजुअली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में से देखे गए, प्रोबेबिलिटी में से कम क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो इसके बाद बच्चे आपका चैप्टर रह जाता है मेंसुरेशन 2D और मेंसुरेशन 3D। अगर हम अपने मैथ्स के सिलेबस की बात करें जो यहां से शुरू होगा वो यहां पे आके खत्म हो जाता है मेंसुरेशन 2D और मेंसुरेशन 3D, जिसमें हमने सारी 2 डायमेंशनल इमेजेस 3 डायमेंशनल इमेजेस पढ़नी होती हैं। तो वो मेंसुरेशन हम दोनों तरह से करते हैं। क्वेश्चन इनमें से कई बार एक क्वेश्चन देखा गया है, ज्यादातर क्वेश्चंस नहीं देखे गए। मेरे ख्याल से जो 2021 का यूपीएससी सीसेट हुआ था उसमें एक क्वेश्चन मेंसुरेशन में से आया था, 22 में शायद नहीं आया था। तो ये हमारा सारा सिलेबस जो है ये मैथ्स का सिलेबस रहेगा। लेकिन सीसेट का जो ट्रेंड आजकल हम नोट कर रहे हैं उसमें डीआई के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, कई बार नहीं भी पूछे जाते, लेकिन डीआई का सिलेबस हम जरूर पूरा करेंगे। सिलेबस हम अच्छे से कवर करेंगे कि डीआई में से चाहे आउट ऑफ 80 जो भी 30-35 क्वेश्चन बनेंगे, चाहे डीआई में से एक क्वेश्चन आए, चाहे 4 या 5 क्वेश्चन आ जाए, हम डीआई का पूरा सिलेबस, डीआई में जितनी इमेजेस होते हैं वो मैं अभी आपको सिलेबस बताऊंगा, वो सारा सिलेबस वी आर गोइंग टू कवर इन द होल सिलेबस। तो बच्चे हमारा डीआई का पूरा सिलेबस जिसमें डाटा टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो किसी स्टेटमेंट की जगह जैसे ये जो हमने अभी चैप्टर्स डिस्कस किए हैं उनमें क्या था कि जो भी हमें क्वेश्चन दिया जाएगा वो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में होगा, 2 लाइन में 3 लाइन में स्टेटमेंट में कुछ डाटा गिवन दिया होगा, 4th लाइन में उसमें से कोई क्वेश्चन राइज किया गया होगा, कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा। डीआई में जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन दी जानी है वो किसी स्टेटमेंट की फॉर्म में नहीं होगी, वो एक टेबल की फॉर्म, ग्राफ की फॉर्म, चार्ट की फॉर्म, किसी इमेज की फॉर्म में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी और उस इमेज में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। उस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। मतलब डीआई का एक पूरा जो सेट आएगा उसमें से 2, 3, 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कई बार देखे जाते हैं क्वेश्चन, कई बार नहीं भी देखे जाते। तो डीआई में हमारा सिलेबस डाटा टेबल्स का रहने वाला है, बार ग्राफ का, लाइन चार्ट और पाई चार्ट का। पाई चार्ट में हम डबल पाई चार्ट भी करेंगे। मिक्स चार्ट में यही 4 टाइप्स आ जाएंगे, जो एक से ज्यादा इमेजेस जब एक क्वेश्चन में आएंगी तो वो मिक्स चार्ट बन जाएगा। डाटा टेबल में हम बच्चे मिसिंग डीआई भी करेंगे। मिसिंग डाटा, मिसिंग डीआई जो होती है वो बेसिकली डाटा टेबल में से बनती है, तो वो अच्छे से करेंगे। और लास्ट में हम बच्चे केस स्टडीज करेंगे। मतलब डीआई की वेटेज तो वैसे कम है, मैथ्स की वेटेज ज्यादा है। डीआई की वेटेज तो कम है लेकिन डीआई कभी भी आएगी तो इस सारे में से आएगी, तो ये सारी हम कवर करेंगे। केस स्टडीज में हम बच्चे वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, बिना वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, तो वो सारा केस स्टडीज में हो जाएगा। तो ये सारा बच्चे हमारा डीआई का पोर्शन है। तो अभी जो मैंने शुरू में बताया था कि हमारा जो सीसेट का एग्जाम है उसमें बेसिकली डिसाइडिंग फैक्टर हमारा मैथ्स और डीआई रहता है। रीजनिंग की वेटेज कम होती है, इंग्लिश की वेटेज आउट ऑफ 80 जस्ट 30 के राउंड क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे ज्यादा वेटेज और सबसे अच्छा लेवल वो हमारा मैथ्स का रहने वाला होता है, इसलिए ये डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा। और एक चीज और सभी बच्चों ने हमेशा ध्यान में रखनी है कि हर साल देयर आर अराउंड 10 to 12 लाख स्टूडेंट्स who appear in the exam। जो हमारा यूपीएससी का हर साल प्रीलिम्स होता है उसमें 10 लाख से ज्यादा बच्चा अपीयर होता है एंड दे ऑल compete for just around 1000 पोस्ट। तो 10 लाख बच्चा जब सिर्फ 1000 पोस्ट के लिए फाइट करेगा तो उसमें 1000 की सिलेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो जो हमारा बोर्ड बना हुआ है, जो हमारा कमीशन बना हुआ है, उसने 10 लाख में से 1000 की सिलेक्शन नहीं करनी, उसने 10 लाख में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स रिजेक्ट करने हैं। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस कम है, ये रिजेक्शन प्रोसेस ज्यादा है, इसीलिए कि वो रिजेक्शन इजीली हो जाए, इसीलिए ये जो आजकल का हम ट्रेंड चेंज होता देख रहे हैं वो इसी का नतीजा है। तो इसलिए हमने अगर अपना एग्जाम क्लियर करना है, प्रीलिम्स क्लियर करना है, बाद में मेंस या इंटरव्यू भी क्लियर करनी है, उसका पहला स्टेप आपकी प्रिपरेशन और फिर प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। तो अगर हमने अपना प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर करना है तो उसमें सीसेट एक बड़ा रोल प्ले करेगा। सीसेट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन सीसेट ही नहीं बच्चों से क्लियर होता, इसलिए जनरल स्टडीज की वेटेज भी कम होती जाती है। आप अपने सीनियर एस्पिरेंट्स से अगर बात करोगे, आपके आसपास लाइब्रेरी में, इंस्टीट्यूट्स में, जहां भी आप बैठ के पढ़ रहे हो, आपके सर्कल में से कोई बच्चा जो आपसे पहले सीसेट की मतलब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिसने 1 या 2 बार एग्जाम दिया भी है, अटेम्प्ट भी मारा है, तो आप उनसे अगर बात करोगे तो जनरल स्टडीज की वेटेज कम होती जाती है। प्रीलिम्स की जो वेटेज जनरल स्टडीज में से, जीएस में से बननी है, वो कम हो जाती है। क्यों? सिर्फ इसीलिए कि हमारा सीसेट नहीं क्लियर हुआ, हमारा सीसेट नहीं क्वालिफाई हुआ। तो सीसेट क्वालिफाई करना इतना इंपॉर्टेंट है कि जनरल स्टडीज से आपकी मेरिट तो बनेगी, लेकिन वो तब बनेगी अगर आप इसे क्वालिफाई करोगे। तो इससे क्वालिफाई करना ही एक बड़ा टास्क बन गया है।
कार्ल मार्क्स ने जैसे कहा था कि स्पेक्टर ऑफ कम्युनिज्म इज हॉन्टिंग द यूरोप, तो आपके लिए यूरोप के लिए वो स्पेक्टर कम्युनिज्म का हो सकता है, आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए वो स्पेक्टर सी सेट का है, और सी सेट में मैथ्स और डीआई का है। रीजनिंग डूएबल होती है, सभी बच्चे इजीली कर लेते हैं, कहीं से सीख के कर लेते हैं, अपने एफर्ट से, सेल्फ एफर्ट से भी कर लेते हैं। इंग्लिश, मतलब इंग्लिश ऐसे नहीं है कि आप कॉन्वेंट में पढ़े हो या स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हो तो फर्क पड़ जाता है। इंग्लिश का आपका सारे का सारा रहेगा आप जिस तरह से पढ़ रहे हो। आप चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड से लोकल लैंग्वेज में पढ़ रहे हो, नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ रहे हो, हिंदी बोर्ड से पढ़ रहे हो, पंजाबी बोर्ड से पढ़ रहे हो, जिस भी बोर्ड से आपकी स्कूलिंग है, आपकी वहां से इंग्लिश डिसाइड नहीं होगी, आपकी इंग्लिश डिसाइड होगी आप चाहे कॉन्वेंट में पढ़ के आए हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ के आप किस बोर्ड से पढ़ के आए हो, आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपकी इंग्लिश डिसाइड होगी कि आप आज किस तरह से इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हो, आरसीज को कितना अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, वोकैब आप कितने अच्छे से तैयार कर रहे हो, ग्रामर आप कितने अच्छे से रूल्स को पढ़ रहे हो, आपकी इंग्लिश यहां से डिसाइड हो जाएगी। रीजनिंग डूएबल है। मैथ्स थोड़ा सा तंग करेगा, तो मैथ्स का ये हमारा सारा सिलेबस रहेगा। इस सिलेबस को कवर करने के लिए बच्चे मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि 2016-17 के बाद अगर हम बात करें, पिछले 5-7 साल की बात है, कोविड से 3-4 साल पहले से अगर हम देखें, तो उससे पहले मतलब सी सेट कोई बड़ा मतलब टास्क नहीं होता था, सी सेट आराम से कर लेते थे, मैथ्स डीआई इतनी मुश्किल नहीं होती थी, रीजनिंग इजी होती थी, मैथ्स की वेटेज भी कम होती थी, डीआई रीजनिंग की थोड़ी वेटेज ज्यादा होती थी, इंग्लिश इतनी ही होती थी, 80 में से 1/3 के करीब 27-28 या 30 क्वेश्चन। तो तब की बात है कि मतलब आपका सी सेट बहुत आराम से मतलब निकल जाता था, क्वालिफाई कर जाते थे आप। उसके बाद से जो पिछले 4-5 साल की मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद से यूपीएससी ने अपना सी सेट डालने का थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया, और ट्रेंड चेंज करने की जब बात आती है तो दो ही चीजें ध्यान में रखनी होती है। एक तो ये जो आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और डीआई, मैथ्स और डीआई, उसमें वेटेज कितनी मतलब शफल हो रही है, किसकी वेटेज कम हो रही है, किसकी वेटेज ज्यादा हो रही है, एक तो ये चीज ध्यान में रखनी होती है, लेवल ध्यान में रखना होता है, और तीसरी चीज किस तरह के क्वेश्चंस आजकल फॉर्मुलेट हो रहे हैं। अगर आप 2015 का एग्जाम और 2022 का एग्जाम साथ में रख लोगे तो बच्चे, सिर्फ मैथ्स के सब्जेक्ट की हम बात करें, सिर्फ इस सिलेबस की बात करें, तो क्वेश्चंस की फॉर्मेशन में आप जमीन आसमान का फर्क देखोगे। तो वो टाइम था जब आप था कि ये 2-4 किताबें, इनमें से आपने क्वेश्चंस किए और आपके मतलब क्वेश्चन पेपर में उन किताबों में से कुछ क्वेश्चंस दिख गए, या फिर कुछ क्वेश्चंस आए जो आपने देखा, आंसर मालूम है कि किस तरह से करना, पेन भी उठाना नहीं पड़ा और कर लिया। लेकिन आजकल का जो टाइम है, जो पिछले 2-3 साल से हम यूपीएससी का ट्रेंड देख रहे हैं, वहां वो चीजें खत्म हो गई हैं कि देखते ही आंसर आ जाना है, या ये तो क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो किया हुआ था, ये आंसर आ जाएगा इसका। तो वो थोड़ा सा हमने ऑब्जर्व करना है कि आजकल यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चंस डाल रहा है, किस सेगमेंट में से उसकी वेटेज ज्यादा है, किस में से कम है, किस में लेवल किस तरह का है, किस में से क्वेश्चंस किस तरह के फॉर्मुलेट किए जा रहे हैं, ये थोड़ा अच्छे से देखना। तो उसके लिए मैं पिछले 2 साल का डाटा आपको दिखा देता हूं। तो बच्चे, ये हमारा सारा सिलेबस है, जिसमें मैंने डीआई नहीं लिखी, डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं लिखा, क्योंकि डीआई में से क्वेश्चन ना 2021 में पूछा गया ना 2022 में पूछा गया। तो बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा था, नंबर सिस्टम, जिसमें आपका एलसीएम एचसीएफ भी आ जाएगा, ऑड इवन नंबर्स भी आ जाएंगे, फ्रैक्शंस भी आ जाएंगी, रिमाइंडर थ्योरम्स आ जाएंगे, यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस और मिसलेनियस क्वेश्चंस। ये जो सारी बच्चे हमारी सेगमेंट थी जो मैंने यहां पे डिस्कस की थी, जिसकी मैंने पहले बोल दिया था कि वेटेज सबसे ज्यादा होगी, और वो वेटेज सबसे ज्यादा है कितनी, पहले तो हम देखते हैं कि टोटल कितने क्वेश्चंस हैं। बच्चे, 2022 की, अभी जो जून में एग्जाम हुआ 2022 की बात करें तो 21 और 4 25 और 2 27, 28 और 2 और 4 32 और 3 35, आउट ऑफ 80 35 क्वेश्चंस, 80 में से 35 क्वेश्चन जो है आपके वो सिर्फ मैथ्स और डीआई में से, डीआई नहीं है, सारा मैथ्स है। और पिछले साल 2021 में कितने, 15 और 5 20 और 2 22 और 4 6 28 और 3 31 और 1 32, तो 32 क्वेश्चन 2021 में है। तो पिछले 2 साल में अगर बात करें तो आउट ऑफ 80 सी सेट के आपके 32 से 35 क्वेश्चन सिर्फ मैथ्स में से रहने वाले हैं। और उन 32-35 क्वेश्चंस में जो इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि 32 से 35 के बीच ही रहेंगे, मतलब 30 से कम तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, 38-40 के भी कम ही चांसेस है, तो 35 के करीब रहेंगे। तो उन 35 में से बच्चे 21 क्वेश्चन, जो कि 60% होगा, 21 आउट ऑफ 35, 60% क्वेश्चन आपके सिर्फ नंबर सिस्टम के मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस है, डिविजिबिलिटी रूल पर एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, 1-2 क्वेश्चन आपके एलसीएम एचसीएफ में से आ जाते हैं, डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन आ जाता है, रिमाइंडर थ्योरम का, यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस 21 हैं।
उसके बाद जो हमारा सारा सिलेबस है, मैंने कहा था परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें से 4 क्वेश्चन है, उससे पिछले साल 5 क्वेश्चन थे। 21 और 15 क्वेश्चन 2 साल में सिर्फ नंबर सिस्टम में से है। रेशियो का हर बार एक एक क्वेश्चन देखा गया है, एजेस का मैंने कहा था एक एक क्वेश्चन देखा गया है, पार्टनरशिप का कोई भी क्वेश्चन नहीं देखा गया, ना 2020 में ना 2021 में। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने कहा था एक ही क्वेश्चन देखा जाता है, 2022 में कोई भी नहीं था, 2021 में एक क्वेश्चन था आपका। टाइम एंड वर्क जिसमें आपका साथ में चेन रूल भी मैंने बोला था और पाइप्स एंड सिस्टम भी बोला था, एक एक क्वेश्चन बच्चे उसका देखा गया है हर साल। प्रॉफिट लॉस का 2022 में तो कोई भी नहीं था, लेकिन 2021 में एक क्वेश्चन जरूर था। एवरेज का एक क्वेश्चन, मिक्सचर एलिगेशन का एक एक क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस जिसमें आपका ट्रेन्स का पार्ट भी आ जाता है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस भी आ जाता है, बोट्स एंड स्ट्रीम्स भी आ जाता है, रेसेस भी आ जाता है, उसके पिछले साल 2 क्वेश्चन देखे गए थे, उससे पिछले साल 1 क्वेश्चन देखा गया था। प्रोबेबिलिटी से मैंने कहा था बहुत कम क्वेश्चंस देखे जाते हैं, लेकिन परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के 3-3 क्वेश्चन हर बार देखे गए हैं। कोई क्वेश्चन परमुटेशन पर बेस्ड होगा, कोई कॉम्बिनेशन पर बेस्ड होगा, 3-3 क्वेश्चन 21 में भी और 22 में भी देखा गया है। मेंसुरेशन का बच्चे 22 में तो कोई क्वेश्चन नहीं था, 21 में एक क्वेश्चन देखा गया है। तो ये हमारा पूरा मतलब पैटर्न रहा है जो 2021 और 22 पिछले ही 2 साल के जो हमारे सीसेट के एग्जाम्स हैं, जिसमें से एक तो अभी जून में हुआ है, एक उससे पिछले साल हुआ था। तो 21 और 22 का हमारा जो सीसेट का एग्जाम है, आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस 35 और इससे पिछले साल 32 क्वेश्चन आपके सिर्फ मैथ्स के देखे गए हैं, जिसमें डीए का कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ मैथ्स का क्वेश्चन 35 के राउंड है। तो इस साल जो हमारा 2023 का बच्चे एग्जाम होगा, 2023 के एग्जाम में भी आपके 32 से 35 क्वेश्चन आउट ऑफ 80 एक्सपेक्टेड है कि मैथ्स में से पूछे जाएंगे। और वो 32 से 35 क्वेश्चन में हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नंबर सिस्टम में से मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे। 20 के करीब क्वेश्चन, 15, 18 या 20 के करीब क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम में से होंगे। नंबर सिस्टम में मैंने आपको सिलेबस अभी बताया है कि एलसीएम एचसीएफ पर बेस्ड 2 क्वेश्चंस, मैंने पहले ही बोल दिया था कि 2 क्वेश्चंस देखे जाते हैं, यूजुअली देखे जाते हैं। डिविजिबिलिटी रूल का 1 या 2 क्वेश्चन देख ही गए हैं। डिविजिबिलिटी रूल में 2 से शुरू होकर मतलब 12 या 15 तक, फिर 18 का, फिर 44 का, फिर 72 का, 80 का, 88 का, 99 का, 132 तक का कई बड़े नंबर्स के भी डिविजिबिलिटी रूल हम डिस्कस करेंगे। मतलब डिविजिबिलिटी रूल पर सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है, डिविजिबिलिटी रूल पर लेंथी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, डिविजिबिलिटी रूल पर कैलकुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। मैं यूपीएससी के पीवाई क्यूज में से आपको एग्जांपल्स दे के अगले दिनों में एक सेशंस लेता जाऊंगा। हर हफ्ते हम 2-2 सेशंस तो अपने सब्जेक्ट के रखेंगे इस चैनल पर। आपको, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा डेली एक सेशन सीसेट का चलेगा, जिसमें हफ्ते में 2 दिन आपकी रीजनिंग की रहेगी क्लास, 2 दिन आपकी इंग्लिश की रहेगी और 2 दिन हमारा मैथ्स और डीआई का रहेगा, जिसमें मेन फोकस मैथ्स पर रहेगा। डीआई भी करेंगे, मैथ्स पर मेन फोकस रहेगा और मैथ्स पर भी स्पेसिफिकली मैं नंबर सिस्टम पर आपको बहुत ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर करवाऊंगा, नंबर्स क्लियर करवाऊंगा कि नंबर्स को कैसे समझना है। तो ये हम अगले दिनों में सेशंस लगाते जाएंगे। इसके बिना जो हमारा रहेगा बाकी सारा सिलेबस, वो भी हम इसमें कवर करते जाएंगे। तो ये बच्चे मैंने आपको क्लियर करवाया था कि अगले साल का जो इस बार का हमारा 2023 का एग्जाम होना है, उसमें भी आउट ऑफ 80 32 से 35 क्वेश्चन आपके बहुत आराम से एक्सपेक्टेड है मैथ्स और डीआई में से। उनमें से नंबर सिस्टम में से मैक्सिमम होगा, लेकिन बाकी जो सारा सिलेबस है उसमें से भी 15 के करीब क्वेश्चंस आपके 18 के करीब क्वेश्चंस बनेंगे। तो पूरा ही सिलेबस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको नंबर सिस्टम पर बेस्ड अगले दिनों में बहुत क्लासेस दूंगा। 2021 का पूरा एग्जाम डिस्कस करेंगे, 2022 का पूरा एग्जाम डिस्कस करेंगे, नंबर सिस्टम अच्छे से कवर करेंगे, जो 2021 और 22 में आया, जो 2020 में आया, 19 में आया, नंबर सिस्टम जो स्टेट सिविल्स में आ रहा है, नंबर सिस्टम किसी भी पंजाब के, किसी भी हरियाणा के, किसी भी यूपी के एग्जाम में आ रहा है, तो नंबर सिस्टम किसी साउदर्न स्टेट के किसी एग्जाम में आ रहा है, तो नंबर सिस्टम पर बेस्ड क्या कुछ बन सकता है वो सारा डिस्कस करेंगे। तो अगले साल 2023 में यूपीएससी के ट्रेंड को थोड़ा बारीकी से हम ऑब्जर्व करेंगे और 2023 के एग्जाम में जो एक्सपेक्टेड है वो अच्छे से हम कवर करेंगे। तो अगले दिनों में मैं नंबर सिस्टम की क्लासेस लगाता जाऊंगा, बाकी सारा सिलेबस भी मैं यूट्यूब पर आपको थोड़ा थोड़ा करके कवर करवाता जाऊंगा, ताकि हम एग्जाम तक, एक तो हमारा यहां पे ऑनलाइन कम ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जो बच्चे चंडीगढ़ में आके बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन फॉर्म में बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म में मैं ये पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगा। और जिन बच्चों को लग रहा है कि उनका सीसेट कुछ हद तक तैयार है, बस उन्होंने प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है, तो मैं YouTube पर आपको लगातार प्रैक्टिस करवाता जाऊंगा। सिर्फ मैं ही नहीं, रीजनिंग और इंग्लिश की भी आप प्रैक्टिस लगातार YouTube पर देखोगे। तो बच्चे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको जैसे दिखा भी रहा हूं कि 2022 का, पिछले साल का, अभी जो 2022 का जून में एग्जाम हुआ उसका क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये अब किसी चैप्टर की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन क्या है कि देयर इज अ न्यूमेरिक लॉक व्हिच हैज अ 3 डिजिट पिन। एक न्यूमेरिक लॉक है,
जिसको 3 डिजिट्स का, 3 नंबर्स होंगे, 3 डिजिट्स का एक पिन लगा हुआ है, वो कह रहे द पिन कंटेन्स डिजिट्स 1 to 7। वो जो 3 डिजिट पिन है, वो 3 डिजिट कौन कौन से है? वो 1 से लेकर 7 तक, 1 to 7 में से कोई डिजिट है, 3 डिजिट है जिससे वो पिन बना हुआ है। एंड देयर इज नो रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। लाइक नो पिन कैन बी 2 to 7, 2 to 7, 2 to 7 नहीं हो सकता क्योंकि नंबर्स की रेपिटेशन अलाउड नहीं है। देयर इज नो रेपिटेशन ऑफ द डिजिट्स, सो देयर इज अ चांस दैट कोई पिन हो 3, 5, 6। 3, 5, 6 is a chance. 4, 4, 1 is not a chance because repetition is not allowed in the question. आगे examiner is saying the digits in the pin from left to right are in decreasing order. Decreasing order मतलब छोटा होता जाना। तो वो एग्जामिनर कह रहा है कि जो 3 डिजिट्स हैं, ये फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड डिजिट है, ये थर्ड डिजिट है, लेफ्ट टू राइट देखे तो इधर से उस तरफ जाएंगे तो वो डिजिट्स जो है डिक्रीज होते जाएंगे। तो एक तो रेपिटेशन का कोई चांस नहीं है, ऐसा कोई डिजिट नहीं हो सकता, ऐसा तो कोई 3 डिजिट पिन नहीं हो सकता जिसमें कोई भी एक डिजिट रिपीट हो रहा हो। 4, 4, 7 की जगह 4, 7, 4 भी नहीं अलाउड कि 4 एक यहां पे एक यहां पे है, बीच में 7 आ जाए, वो भी नहीं अलाउड क्योंकि वो भी रेपिटेशन है। और ना ही ये अलाउड है, ये भी नहीं अलाउड। क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, 1, 4, 6 इंक्रीज होते जा रहे हैं ना लेफ्ट टू राइट, तो ये भी नहीं अलाउड। एग्जामिनर ने क्या कहा है? रैंडमली अगर हम डिस्कस करें तो क्या अलाउड है बच्चे? 5, 3, 1 ये अलाउड है। ये क्यों अलाउड है? एक तो कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा और दूसरा क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो बच्चे ये भी नहीं अलाउड। 5 से 1 तो डिक्रीज हुआ लेकिन 1 से 2 इंक्रीज कर गया ना, तो वो भी नहीं अलाउड। 5, 1, 2 में भी इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया, तो आपका सिर्फ और सिर्फ डिक्रीजिंग ऑर्डर अलाउड है, जिसकी एक एग्जांपल, वैसे जितना हमने क्वेश्चन पढ़ा है वहां तक एक एग्जांपल हमने 5, 3, 1 लिखी है। आगे देखते हैं कि वो क्या क्या, मतलब ये भी अलाउड है या नहीं अलाउड, क्या क्या कंडीशंस लगा रहा है, उस हिसाब से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो हम आंसर करेंगे। एग्जामिनर कह रहा है एनी 2 डिजिट्स, कोई भी 2 डिजिट जो है इन द पिन डिफर बाय एटलीस्ट 2। एग्जामिनर कह रहा है कि पिन के जो कोई भी 2 डिजिट है, कोई भी का मतलब जो लगातार 2 होंगे, दूर वाले तो वैसे ही कर रहे होंगे, कोई लगातार 2 डिजिट्स जो होंगे वो कम से कम 2 के डिफरेंस पर होंगे। तो 2 का डिफरेंस 5, 3, 1 पर एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं? बिल्कुल हो रहा है। 5, 3, 1 इज अ करेक्ट केस, 5, 4, 1 करेक्ट नहीं था। 5, 4, 1 में रेपिटेशन नहीं अलाउड, ठीक है, सेटिस्फाई कर गया। 5, 4, 1 में डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सेटिस्फाई कर गया। लेकिन 5, 4, 1 में 2 जो डिजिट्स हैं 5 और 4, उनमें 2 का डिफरेंस नहीं है, जो एग्जामिनर कह रहा है कि होना चाहिए। एनी 2 डिजिट्स इन द पिन डिफर बाय एटलीस्ट 2, तो कम से कम 2 का डिफरेंस 5, 3, 1 में बन रहा है। 5 और 3 में 2 का डिफरेंस है, 3 और 1 में 2 का डिफरेंस है, 5 और 4 में नहीं बन रहा, तो ये भी गलत केस है। तो इस हिसाब से एग्जामिनर इज आस्किंग हाउ मेनी मैक्सिमम अटेम्प्ट्स Does one need to find out the pin with certainty? तो एग्जामिनर पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी मैक्सिमम अटेम्प्ट्स वन नीड्स टू अप्लाई टू फाइंड द करेक्ट पिन। सही पिन फाइंड करने के लिए किसी आदमी को मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट मारने पड़ेंगे, तो कितने केसेस हैं, हमने वो केसेस काउंट करने हैं। तो बच्चे केसेस देखो, जो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, जो कंडीशन क्वेश्चन में दी गई है, क्वेश्चन में जितनी कंडीशंस हमने पढ़ी हैं उनको अगर रिवाइज करें, 1 रेपिटेशन नहीं अलाउड, 2 डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, 3 कम से कम 2 का डिफरेंस होना चाहिए। इस तरह से कितने केसेस बन रहे हैं, जो केसेस बनेंगे वो हमारे मैक्सिमम अटेम्प्ट्स होंगे, क्योंकि उन्हीं में से कोई सही होगा। तो बच्चे पहले, सबसे पहले क्योंकि लेफ्ट टू राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, तो लेफ्ट वाला बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा सबसे बड़ा कौन सा हो सकता है? 7 हो सकता है। तो लेफ्ट वाला अगर 7 है तो यहां क्या आएगा? यहां 7 के बाद 6 नहीं आ सकता, तो 7 के बाद कम से कम 5, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 5। तो यहां अगर 5 है तो यहां 4 नहीं हो सकता क्योंकि 2 का डिफरेंस होना चाहिए, तो कम से कम 3, लेकिन 3 भी हो सकता है। मैं मार्कर का कलर चेंज करके आपको बताता हूं कि बच्चे यहां पर 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। कम से कम एटलीस्ट लिखा हुआ है, एटलीस्ट 2 का डिफरेंस, मतलब 2 से ज्यादा भी हो सकता है। तो 7, 5 में तो 2 का डिफरेंस है, 5, 3 में 2 का डिफरेंस है, 5, 2 में 3 का डिफरेंस है, 5, 1 में 4 का डिफरेंस है। तो ये 3 केसेस बन गए, ये 3 केसेस बन गए जो रेड कलर से लिखे हैं। लेकिन 7 के साथ बच्चे जरूरी नहीं है कि सिर्फ 5 आए, 7 के साथ
4 भी आ सकता है। 7 के साथ 4 आएगा तो यहां क्या बन जाएगा बच्चे, यहां बन जाएगा 7 के साथ 4, 4 के साथ 3 नहीं आ सकता, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है। 3 क्यों नहीं आ सकता, फिर 4 और 3 का डिफरेंस 1 रह जाएगा, जो कि कम से कम 2 चाहिए। तो 2 केसेस ये बन गए। इसके बाद बच्चे 4 की जगह 3 भी आ सकता है। यहां 3 आ गया तो यहां सिर्फ और सिर्फ क्या आ सकता है, यहां सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा, तो एक केस ये बन गया। लेकिन ये सारे केस क्या डिस्कस हुए हैं हमारे, 7 से शुरू होने वाले। 3 की जगह 2 नहीं आ सकता, क्योंकि 2 आएगा तो यहां सिर्फ 1 बचेगा और 2 और 1 का डिफरेंस 1 रहेगा, वो नहीं पॉसिबल। तो 7 के बाद यहां पर 6 आ सकता है, मार्कर का कलर ब्लैक यूज करेंगे। 7 की जगह यहां पर 6 भी आएगा, तो यहां क्या आएगा, यहां क्या आएगा। 6 के साथ कम से कम 5 नहीं आ सकता, तो कम से कम 4 आएगा। 4 आएगा तो कितने केसेस बन गए बच्चे, आपके केसेस बन गए, 3 आ नहीं सकता, 2 या 1, 2 केस बन गए। 4 की जगह फिर और क्या आ सकता है, 3 भी आ सकता है। 3 आएगा तो यहां पर 2 नहीं आ सकता, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा, तो एक केस ये बन गया। और क्या रह गया, 6 के साथ 2 नहीं आ सकता, क्योंकि वहां सिर्फ 1 बचेगा और वो डिफरेंस 1 का रह जाएगा, जो कि कम से कम 2 होना चाहिए, तो 2 नहीं आएगा। तो यहां आगे 6 की जगह 5 आ सकता है। 5 आएगा तो यहां क्या आएगा, यहां 3 और यहां 1, एक केस इसका बन जाएगा, एक केस बच्चे आपका इसका बन जाएगा। तो कितने केसेस हैं जो पूरी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8 और 9 और 1 10, ऐसे 10 केसेस बने जो हमारी सारी कंडीशंस को, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिफरेंस कम से कम 2 का है, जो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऐसे 10 केसेस बन गए। तो मैक्सिमम अटेम्प्ट, हाउ मेनी मैक्सिमम अटेम्प्ट्स, किसी आदमी को कितने मैक्सिमम अटेम्प्ट करने पड़े कि वो सही पिन ढूंढ ले, तो मैक्सिमम अटेम्प्ट्स 10 होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी ऑप्शन रहेगा 10। तो बच्चे ये आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, जो किसी कैटेगरी में नहीं आएगा। सिर्फ एक तो आपको नंबर्स की पहचान होनी चाहिए, और दूसरा एग्जामिनर जो भी कहानी क्वेश्चन में बना रहा है उस कहानी को हमने अच्छे से समझना है। तो इसके बिना में कुछ मैथमेटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस, ये तो हमने सिर्फ नंबर्स पर बेस्ड क्वेश्चन देख लिया, कुछ मैथ्स के जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चंस की भी एग्जांपल दिखाता हूं। और पिछले साल के एग्जाम में से ये भी 2022 का क्वेश्चन है, ये भी आपका 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन था कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, 3 जो लगातार इंटीजर्स होंगे उसका सम, उन तीनों का सम क्या है, इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। एग्जामिनर पूछ नहीं रहा, एग्जामिनर बोल रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। बच्चे नंबर्स जो होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से शुरू होने वाले, 1 2 3, मतलब सिर्फ पॉजिटिव वाले। होल नंबर जो होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3, वो भी 0 प्लस बाकी सारे पॉजिटिव वाले नेचुरल नंबर। लेकिन जब इंटीजर्स बोला जाता है तो इंटीजर्स में बच्चे आपके नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। तो बस ये नंबर्स लिखा होता तो सिर्फ पॉजिटिव वाले देखते, इंटीजर्स लिखा हुआ है तो नेगेटिव वाले भी देखेंगे। एग्जामिनर कह रहे हैं कि 3 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, उनका सम जो है वो उनके प्रोडक्ट के बराबर है। तो एग्जामिनर पूछ रहे हैं कि ऐसे कितने पॉसिबल केसेस हैं, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, और ऑप्शंस देख रहे हो आप, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, या फिर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, वो भी चेक करेंगे। तो बच्चे पहली बात कॉन्सेक्यूटिव, कॉन्सेक्यूटिव का नंबर मतलब कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स या कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है जो बिल्कुल लगातार होते हैं। लगातार का मतलब ये नहीं है कि 4 5 और 6, लगातार का मतलब होता है, हाँ बेसिकली कॉन्सेक्यूटिव, नॉट एट अ कॉमन गैप। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब लगातार ही रहेगा विदाउट मिसिंग एनी नंबर। तो वो 4 5 और 6 का केस हो सकता है, 10 11 और 12 का केस हो सकता है, 0 1 और 2 का केस भी हो सकता है। तो ऐसे नंबर जो होंगे 3 नंबर होंगे। तो बच्चे हमने 3 नंबर्स का जो एग्जामिनर कह रहा है सम जो है, एग्जामिनर कह रहा है जो 3 नंबर्स का सम है वो किसके बराबर है, वो इन तीनों के प्रोडक्ट के बराबर है। तो ऐसे कोई केसेस बनते हैं या नहीं बनते, बनते नहीं है, नो सच पॉसिबिलिटी। 1 बन रहा है, 2 बन रहे, 3 बन रहे, उस हिसाब से हम आंसर कर देंगे। तो बच्चे हमने नंबर्स सबसे पहले अज्यूम करने हैं। तो नंबर्स अज्यूम करने के लिए एक तो आपके पास बच्चे केस रहेगा कि आप जो सबसे छोटा नंबर है उसे आप ए अज्यूम कर लो। सबसे छोटे वाले को अगर आप ए अज्यूम कर लोगे तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, ए से 1 ज्यादा, इससे 1 ज्यादा, और तीसरा नंबर आपका क्या हो जाएगा, उससे 1 और 1 2 ज्यादा। तो एक तो आपके आगे मेथड रहेगा कि आप सबसे छोटे वाले को ए अज्यूम कर लो। कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है तो अगला नंबर 1 बड़ा और उससे अगला नंबर 1 और बड़ा, तो
बेसिक नंबर से, बेस नंबर से 2 बड़ा। तो इस तरह से आप अज्यूम कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन आपकी अच्छी रहनी चाहिए, इजी कैलकुलेशन से आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो आपने बच्चे जो नंबर अज्यूम करना है वो आप अज्यूम करोगे बीच वाले नंबर को, दैट इज ए। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, ए से 1 कम, और अगले वाला नंबर क्या हो जाएगा, ए से 1 ज्यादा। तो ये 3 नंबर्स हैं जिनका सम एग्जामिनर कह रहा है किसके बराबर है, उनके प्रोडक्ट के बराबर है। तो इनका सम क्या हो जाएगा बच्चे, जब हमने a प्लस 1 और a प्लस 2 अज्यूम किया था तो सम क्या बन गया था, a प्लस 1 प्लस a प्लस 2, दैट इज 3a प्लस 3। लेकिन अब जब बीच वाले नंबर को हमने a अज्यूम किया है तो हमारा सम क्या बन जाएगा, a माइनस 1 प्लस a प्लस 1। तो बच्चे a और माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल, इनका सम बन गया 3a। तो इनका सम बन गया 3a जब हमने बीच वाले नंबर को a अज्यूम किया। और प्रोडक्ट किसके बराबर, प्रोडक्ट आ गया a माइनस 1, a प्लस 1। तो एक तो सीधा a है, और जो a माइनस 1 और a प्लस 1 है वहां हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, a माइनस 1 और a प्लस 1 बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ये इक्वल है, तीनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का सम इज इक्वल टू उन्हीं तीनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट। तो तीनों का सम जब बीच वाले को a अज्यूम किया तो एक उससे 1 कम, एक उससे 1 ज्यादा, तो उनका सम 3a और उनका प्रोडक्ट a सीधा a माइनस 1 और a प्लस 1 हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 1, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बच्चे आपके पास जब यहां आप पहुंच गए तो आपके दिमाग में आएगा कि यार इधर भी a है, इधर भी a है, तो a और a कैंसिल हो सकते हैं। बिल्कुल सही है, ये कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ इनको कैंसिल करके इग्नोर नहीं कर देना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब किसी एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल है ना जिसकी हमने वैल्यू ढूंढनी है और वो वेरिएबल दोनों तरफ कैंसिल भी हो रहा है, तो इसका एक सीधा मतलब कि उसकी वैल्यू 0 पॉसिबल है। जब किसी एक्सप्रेशन में कोई वेरिएबल दोनों तरफ हो, दोनों साइड्स पे हो और वो कैंसिल हो रहा हो, डेफिनेटली वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उसका मतलब ये है कि उसकी वैल्यू 0 पॉसिबल है। तो आप a की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 3 इंटू 0 विल बी 0, a की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 इंटू एनीथिंग, a स्क्वायर माइनस 1 जो मर्जी बने, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, सो 0 इज इक्वल टू 0, सो दैट मींस a की वैल्यू 0 पॉसिबल है। तो जब दोनों तरफ से कोई भी कॉमन वेरिएबल जो भी वेरिएबल है और वो दोनों तरफ से कॉमन है और कैंसिल हो रहा है, तो इट मींस हमने उसे कैंसिल करके इग्नोर नहीं कर देना कि कैंसिल हो गया बाकी ढूंढते हैं, इट मींस उसकी वैल्यू 0 पॉसिबल है। तो a की एक वैल्यू तो पॉसिबल है, तो नो पॉसिबिलिटी वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। 1 कम से कम आ गया, 2 और 3 भी हो सकते हैं। इसके बाद क्या बचा बच्चे आपके पास, इसके पास आपके पास बचा, इधर सिर्फ 3 बचा, उधर a स्क्वायर माइनस 1 बचा, तो a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो आगे हम बोल सकते हैं कि a स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल टू 4। तो जब a स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 4 आ गई तो a का स्क्वायर 4 है, तो a की वैल्यू विल बी प्लस और माइनस 2 दोनों। तो a की वैल्यू a का स्क्वायर 4 के बराबर है। a कोई ऐसा इंटीजर है, मैंने बोल दिया था कि जब इंटीजर की बात हो रही है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स लेंगे। तो a कोई ऐसा इंटीजर जिसका स्क्वायर करके 4 आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर भी 4 बनेगा, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 बनेगा, तो a की वैल्यू प्लस 2 और माइनस 2 भी हो सकती है। तो बच्चे a की टोटल कितनी वैल्यूज बन गई, a की टोटल वैल्यूज बन गई 0 भी हो सकती है, माइनस 2 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। तो a की टोटल कितनी वैल्यूज बन जाएंगी कि 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का सम जो है उन तीनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। तो ऐसी 3 पॉसिबिलिटीज बन गई, जिसमें a की वैल्यू 0 है तो 0, ये -1 और ये +1, -1 इंटू 0 इंटू +1, एक -2 है तो -3, -2 -1, एक 2 है तो 1, 2 और 3। तो ऐसे 3 केसेस है, ऐसे 3 पॉसिबिलिटीज है जिसमें 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का जो सम है वो उन तीनों के प्रोडक्ट के बराबर हो। तो ये एक केस है जो पिछले साल क्वेश्चन में पेपर में अपने 2022 के एग्जाम में आया था। बच्चों ने गलती क्या की, बच्चों ने ये a स्क्वायर इक्वल टू 4 जब आया तो a की वैल्यू +2 और -2 ली, लेकिन जो a कैंसिल किया था वहां से a की वैल्यू 0 नहीं कंसीडर की। तो a की वैल्यू आप 0 नहीं कंसीडर करोगे तो आपके 2 ही केसेस बन जाएंगे, +2 और -2 का, तो वो आप ओनली 2 आंसर मार्क कर दोगे। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। इसी तरह का बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ना ये परसेंटेज से है, ना ये रेशियो से है, ना ये सिंपल या कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, किसी में से नहीं है। ये नंबर सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन है, नंबर्स पर बेस्ड क्वेश्चन है, इंटीजर्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन ये 2022 का था।
2021 का, उससे पिछले साल के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एग्जामिनर ने हमें दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। पहली स्टेटमेंट है द सम ऑफ 5 consecutive इंटीजर्स कैन बी 100। एग्जामिनर पहली स्टेटमेंट में पूछ रहा है कि यार कोई 5 consecutive इंटीजर्स है, उनका सम 100 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बच्चे। 100 को 5 से बांटेंगे तो 20 आ जाएगा ना। तो 5 लगातार इंटीजर्स का सम 100 होना चाहिए, तो मतलब बीच वाला 20, तो 18, 19, 20, 21, 22 भी हो सकता है। ऐसा केस हो सकता है ना। 5 consecutive इंटीजर्स का सम 100 होना चाहिए, तो 100 को 5 से बांटा हमने, 20 आ गया ना। तो बच्चे अगर बीच में 20 रख लेंगे तो 5 इंटीजर्स, 20 उससे एक कम, उससे एक कम, उससे एक ज्यादा, उससे एक ज्यादा, इनका सम 100 बन रहा है। तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट हो सकती है, हमें इंटीजर्स भी पता लग गए। लेकिन एग्जामिनर एक और चीज पूछ रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive नेचुरल नंबर्स कैन बी इक्वल टू देयर सम। ये जो दूसरी स्टेटमेंट है कि कोई 3 consecutive इंटीजर्स, consecutive नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 से स्टार्ट होने वाले। बच्चे ये जो स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive नेचुरल नंबर्स कैन बी इक्वल टू देयर सम, के 3 consecutive नंबर्स का सम जो है, मतलब प्रोडक्ट जो है वो उनके सम के बराबर हो जाए। तो ये पिछले साल, इस साल का जो क्वेश्चन है वो भी तो सेम ही है ना। 3 नंबर्स का, 3 consecutive नंबर्स का सम इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। तो हमने नंबर्स ढूंढ लिए, ऐसे 3 केसेस बन गए। 3 केसेस क्यों बने? 3 केसेस इसलिए बने क्योंकि उसने इंटीजर्स पूछा हुआ है। लेकिन अगले क्वेश्चन में क्या है? अगले क्वेश्चन में इंटीजर्स की जगह नेचुरल नंबर्स है, जो मैंने बोला था 1, 2, 3 से स्टार्ट होते हैं, 0 भी नहीं लेते। 0 होल नंबर में काउंट होती है। 0, 1, 2, 3 अगर देखें तो वो होल नंबर्स है। अगर 0 को निकाल दें, सिर्फ 1, 2, 3 से सारे पॉजिटिव नंबर देखें अप टू इन्फिनिटी, देन इट विल बी, दीज विल बी द नेचुरल नंबर्स। तो ये बच्चे आपके सामने क्वेश्चन जो है, स्टेटमेंट बिल्कुल 2022 वाले क्वेश्चन के, 2021 में जो उससे पिछले साल क्वेश्चन आया था, लेकिन वहां नेचुरल नंबर्स है। तो नेचुरल नंबर वाला कोई केस बना था? नेचुरल नंबर वाला बिल्कुल केस बना था +2, पॉजिटिव नंबर्स वाला। तो 1, 2 और 3 वाला केस ऐसा केस है जिसमें 3 consecutive नंबर्स का प्रोडक्ट जो है उनके सम के बराबर है। तो पहली स्टेटमेंट भी आपकी सही है और दूसरी स्टेटमेंट भी आपकी सही है, जिसमें 1, 2 और 3 नंबर्स बन रहे हैं कि उन तीनों का जो प्रोडक्ट है विल बी इक्वल टू देयर सम। तो एग्जामिनर पूछ रहे हैं विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। तो पहली भी करेक्ट है, हम देख पा रहे हैं कि ऐसे 5 consecutive नंबर्स मिल रहे हैं जिनका सम 100 बन रहा है। और दूसरी भी करेक्ट है कि 3 नेचुरल नंबर्स, नॉट होल नंबर्स या इंटीजर्स, 3 नेचुरल नंबर्स, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स जिनमें सम और प्रोडक्ट सेम है। तो वो हम निकाल चुके थे पिछले क्वेश्चन में जो 2022 में आएगा अभी। तो दोनों सही है, तो इसका आंसर बोथ 1 और 2। तो ये बच्चे आपके जो क्वेश्चंस हैं, मैंने सिर्फ मतलब नंबर सिस्टम पर बेस्ड जो आजकल मिसलेनियस क्वेश्चंस बन रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल पर क्वेश्चंस बन रहे हैं, यूनिट डिजिट पर बेस्ड क्वेश्चंस बन रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैलकुलेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये जो नंबर सिस्टम में से आपके करीब आउट ऑफ 35 18 से 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनकी वेटेज हर बार ज्यादा रहने वाली है। तो इस बार 2023 का भी जो हमारा एग्जाम अगले मिड ईयर में हम देखेंगे 6 से 8 महीने के बाद, तो उसमें भी नंबर सिस्टम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहने वाला है। तो मैथ्स और डीआई का पूरा जो सब्जेक्ट हम कवर करेंगे, उसमें मतलब सब्जेक्ट नंबर सिस्टम पर बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। तो पूरा जो सिलेबस है, अगर आपने पूरा सिलेबस कवर करना है जिसमें नंबर सिस्टम हमारा अच्छे से होगा, नंबर सिस्टम से पहले मैं आपको कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन अच्छे से करवाऊंगा, बोर्ड मास अच्छे से करवाऊंगा, फिर सारा नंबर सिस्टम, देन एक एक करके हमारे सारे चैप्टर्स, आखिर में मेंसुरेशन, और बिल्कुल लास्ट में सारी की सारी जो हम डीआई, अगर आपने वो फुल सिलेबस कवर करना है तो उसके लिए भी हमारा यहाँ पे ऑनलाइन कम ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। उस बैच की डिटेल्स आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर आ रहा है और इस वीडियो पे भी वो नंबर हाईलाइट हो रहा है, तो उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, आप विजिट कर सकते हो। चंडीगढ़ में सेक्टर 25 में आपका राज इंस्टीट्यूट मिल जाएगा आपको। और आपने ऑनलाइन क्लासेस भी लगाने हैं तो ऑनलाइन के लिए भी आप एनरोल कर सकते हो। और अगर आपका सीसेट कुछ हद तक तैयार है, रीजनिंग अच्छी है आपकी, इंग्लिश आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और मैथ्स आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत बेस तैयार है और आगे बहुत प्रैक्टिस करनी है, तो वो प्रैक्टिस मैं आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री सेशंस में लगातार करवाऊंगा, जिसमें नंबर सिस्टम पर स्पेशल फोकस रहेगा हमारा। बाकी जो सारा सिलेबस है वो भी एक एक चैप्टर में एक एक टाइप को हम कवर करते जाएंगे। तो अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं, प्लीज सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और हमारा YouTube चैनल लाइक करना ना भूलें। लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और बाकी सभी स्टूडेंट्स हैं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगले सेशंस में मिलते हैं। थैंक यू।